नमस्कार दोस्तों, बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को। पर जब हम आधुनिक बिहार के इतिहास का बात करते हैं तो हमें समझना होता है सबसे पहले किस तरह से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत आया। भारत आने के बाद किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार पहुंचे, बिहार को किस तरह से उन्होंने अपने अधीन किया, और उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति तक की घटनाओं को हम समझते हैं। तो जब भी हम भारत के इतिहास को समझते हैं, खास करके आधुनिक इतिहास को, तो इसको दो हिस्से में बांट के देखते हैं। एक तो वो समय अवधि जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के विभिन्न भागों को अपने अधीन करता है, भारत को अपने अंदर लेता है, और दूसरा वो समय अवधि जिसमें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लोगों का आंदोलन शुरू होता है। इसी आंदोलन के क्रम में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति को समझ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष की कहानी का शुरुआत होता है, उसी शुरुआत की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि 1885 ईस्वी में किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, या हम ये कहें कि ब्रिटेन के शासन को चुनौती देते हैं, और किस तरह का संघर्ष शुरू होता है, और ये संघर्ष की कहानी अंततः कहाँ जाके समाप्त होती है। तो जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझते हैं तो इसको भी दो चरण में हम रख सकते हैं। पहला चरण 1885 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी का दौर, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभिन्न तरीके से कोशिश करते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाया जाए, भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन में बराबरी का अधिकार दिलाया जाए, और इस चीज के लिए क्या क्या कोशिशें होता है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। जो हमारे आजादी की संघर्ष की कहानी है, इसका जो दूसरा चरण का शुरुआत होता है वो शुरू होता है 1915 ईस्वी से, जब महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत में सक्रिय रूप से देश के आजादी के लिए राजनीति में सक्रिय होते हैं। तब शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष की दूसरी कहानी। तो आज के जो ये वीडियो है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, उसके बाद किस तरह से बिहार में आज़ादी के लिए संघर्ष की कहानी की शुरुआत हुई, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ये भी समझें कि गांधी जब सक्रिय होते हैं राजनीति में तो किस तरह से बिहार में देश की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत होता है। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी के बारे में समझें कि किस परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अंग्रेजी में कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए 1850 ईस्वी के बाद भारत में कई सारे परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन तो ब्रिटिश शासन के अधीन हमें देखने को मिलता है, जब ब्रिटिश शासन ने अपने सरकार को, अपने प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए किया। दूसरी तरफ ये ऐसे समय अवधि थे जिसमें कि बहुत ज्यादा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत के लोगों में एक नई तरह की चेतना को जन्म दिया, और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ, और ये राष्ट्रीयता की भावना ने लोगों को प्रोत्साहित किया खुद को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने को लेकर के, खुद को इस देश में बराबरी के अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने के लिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कई सारे छोटे छोटे संगठन का स्थापना हो चुका था जो ब्रिटिश शासन से अधिकार मांगते थे। पर पूरे भारत के लिए या हम ये कहें कि अखिल भारतीय स्तर पर जिस एक संगठन का उदय हुआ या स्थापना हुआ वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885। और स्थान की बात करें तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। हालांकि उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। और इसके संस्थापक और इनका जो महासचिव थे, प्रथम सचिव थे, संस्थापक एवं प्रथम सचिव, संस्थापक एवं प्रथम सचिव थे एओ ह्यूम। ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ब्रिटिश शासन के दौरान ये सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे। इनके मदद से ही एक संस्था का जन्म होता है जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कहते हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करें, ये ह्यूम तो इसके संस्थापक थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस तरह से एक संगठन का निर्माण हो जाता है 1885 ईस्वी में। और ये संगठन लगभग पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग इस संगठन में जुड़ते हैं और देश के आजादी के लिए काम करना शुरू करते हैं। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और उस स्थापना में कुल मिलाकर के 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो इस तरह से एक संगठन बन चुका है और ये संगठन अब देश का नेतृत्व करेगा और कोशिश करेगा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी मिले, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। पर एक चीज ध्यान में रखिए, हम आधुनिक इतिहास को बिहार के हिसाब से समझ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो 72 सदस्य जो भाग लिया था, इसमें कोई भी सदस्य बिहार के नहीं थे। कोई भी सदस्य बिहार से नहीं थे। हालांकि जब पहला बैठक हो गया और उसके बाद हर साल जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना शुरू हुआ, तो उस अधिवेशन में बड़ी संख्या में बिहार के प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। पर जो प्रथम बैठक हुआ था जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसमें कोई भी सदस्य बिहार से नहीं थे।
तो इस तरह से एक संगठन बन गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस संगठन का प्रत्येक साल उस वर्ष के अंत में, जैसे जैसे कांग्रेस की स्थापना हुआ है दिसंबर 1885 में, इसी तरीके से हर वर्ष क्या होना शुरू हुआ कि नेक्स्ट वर्ष, उस वर्ष के लास्ट में एक अधिवेशन होता था और कोशिश ये किया जाता था कि देश के अलग अलग हिस्से में हर साल अधिवेशन हो। और अभी भी अगर आप ध्यान में रखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष अंत में होता है, साल के अंत में होता है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि बिहार में किस तरह से अधिवेशन हुआ। बिहार में आजादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ, जो 3 अलग अलग वर्षों में हुआ। तो आइए हम उन चीजों को समझते हैं। आईएनसी के बिहार में अधिवेशन। बिहार में अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बिहार में अधिवेशन हुआ, हम उस चीज के संबंध में समझते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में जब अधिवेशन की बात होता है तो कुल मिलाकर के 3 अधिवेशन हुए हैं बिहार में। तो बिहार में कितना अधिवेशन हुआ है? 3 अधिवेशन। 3 अधिवेशन हुआ है बिहार में। अगर हम प्रथम अधिवेशन की बात करें प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? सॉरी, प्रथम अधिवेशन नहीं, बिहार में जो पहला हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन। और ये 27वां अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में। और इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम ये देखें कि स्थान कहाँ पे हुआ था इसका स्थान, तो इसका बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में। और इनके अध्यक्षता किया था आर.एन. मधोलकर ने। और ये हुआ था कहाँ? तो बिहार में हुआ था, सॉरी, बांकीपुर, पटना में हुआ था। दूसरी बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ कहां पे? वो हुआ कब? वो था 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन। और ये हुआ कब? ये हुआ 1922 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, दूसरी बार अधिवेशन जो हुआ वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, जो बिहार में हुआ था 1922 ईस्वी में। और स्थान की बात करें तो ये हुआ था गया में। गया में। और इसके अध्यक्षता किए थे किसने? सी.आर. दास ने। सी.आर. दास। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों के बीच आपसी मतभेद हुआ। और इस मतभेद का परिणाम ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 अलग अलग हिस्से में बंट गया था। नहीं? और स्वराज पार्टी का निर्माण इसी अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू अलग होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किए थे। इसके बाद
जो तीसरी बार बिहार में अधिवेशन हुआ वो था 54वां अधिवेशन, 54वां अधिवेशन। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1940 ईस्वी में। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। और इसके स्थान की बात करें तो रामगढ़, रामगढ़ जो वर्तमान में कहां पर है? झारखंड में। रामगढ़ झारखंड में हुआ था 54वां अधिवेशन। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। तो इस तरीके से हम देखें तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ, एक 1912 में, फिर 10 वर्ष बाद 1922 में, और फिर अंतिम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था 1940 ईस्वी में। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले 27वां अधिवेशन हुआ, फिर 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। तो आजादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, और तीनों अधिवेशन जो है बिहार के 3 अलग अलग शहरों में, हिस्से में आयोजित किया गया था। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के बारे में समझ लिए। अब हम आगे समझते हैं कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, खास करके 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच बिहार में क्या क्या हुआ, और फिर गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में किस तरह से परिवर्तन हुआ, इन चीजों को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, या फिर जो बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था, उस आंदोलन में बिहार किस तरह से प्रभावित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, जो भी कह रहे हैं आप, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन और बिहार, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, या इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं, बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। एक चीज आपको पता है कि बिहार शुरू में बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, पर 1905 ईस्वी में एक बहुत दिलचस्प घटना होता है, और जिसका महत्व भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है उस घटना का, जिसको कहते हैं बंगाल विभाजन या बंग भंग। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा किया गया। हालांकि इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, हम इन सब चीजों को हम समझेंगे। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, खास करके ये कब किया गया? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया, घोषणा। और ये घोषणा लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये लागू हुआ। और बंगाल विभाजन के पीछे कहानी क्या था? अगर हम बंगाल के बारे में समझें तो बंगाल वो प्रांत था जो ब्रिटिश के लिए बहुत महत्व रखता था, क्योंकि आर्थिक रूप से ये
प्रांत बहुत समृद्ध था, पर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास बंगाल से बहुत ज्यादा हुआ। बहुत सारे समाज सुधारक बंगाल से देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत सारे अलग अलग समाज सुधारक आए। इसके वजह से राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास के सेंटर के रूप में बंगाल उभरना शुरू हो गया था। और अंग्रेज को मालूम था कि अगर इस प्रांत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये प्रांत ऐसे प्रांत के रूप में उभरेगा जो पूरे भारत का नेतृत्व कर सकता है, जहां से बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी विचारधारा फैल सकता है। और चूंकि बंगाल में दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग बहुसंख्यक में थे, एक तो मुस्लिम और एक हिंदू, तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया और बंगाल को धर्मों के आधार पर बांटने का कोशिश किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, प्रशासन के लिए बांट रहे हैं। इस समय की वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। और विभाजन का जो आधार है, विभाजन का आधार सरकार क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार का कहना था कि बंगाल चूंकि बहुत बड़ा प्रांत है और यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस बंगाल को अगर दो अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया जाएगा तो प्रशासन चलाने में आसानी होगा। पर इस विभाजन के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी और वास्तविक कारण कुछ और था। वास्तविक कारण था अगर वास्तविक कारण की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना वास्तविक कारण था, ताकि जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रहा है बंगाल से, इस भावना को तोड़ा जाए, इस भावना को खत्म किया जाए। और इसी कारण से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया। जिस दिन लागू हुआ बंगाल विभाजन, उस दिन बंगाल के लोगों ने सरकार का विरोध किया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध करके एकता दर्शाया, जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान बहुत ज्यादा है। पर चूंकि बंगाल मतलब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था उस समय बिहार, तो हम ये देखेंगे कि बंगाल विभाजन का असर बिहार पे क्या हुआ। और इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन क्या था कि तो स्वदेशी आंदोलन को अगर समझें तो इस आंदोलन में ये कहा गया कि हम ब्रिटेन में जो चीजें बनता है उस सामान का हम बहिष्कार करेंगे। ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों का, ब्रिटेन में बने हुए सामानों का हम बहिष्कार करेंगे और हम स्वदेशी कपड़ों का, स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे। इससे होगा क्या कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमजोर होंगे नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन का मेन आधार यही था कि ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार करना और जो कुछ चीजें अपने देश में बना है, अपने देश में जिस चीज का निर्माण हुआ है, उन चीजों के उपयोग करना और उपयोग को प्रोत्साहित करना। अगर हम बिहार की बात करें कि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आंदोलन चूंकि बिहार बंगाल का हिस्सा था तो बिहार में भी देखने को मिला। बिहार की बात करें कि बिहार में किस तरह से देखने को मिला, तो स्वदेशी आंदोलन में बिहार में एक व्यक्ति थे जो स्कूल का प्रधानाध्यापक थे।
सतीश चंद्र मुखर्जी। मुखर्जी ये कौन थे? ये प्रधानाध्यापक थे। प्रधानाध्यापक थे किसमें? स्कूल में। इसी के द्वारा बिहार में कार्यक्रम शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ। इन्होंने क्या किया कि दरभंगा में एकता स्थापित करने के लिए रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन मनाया। देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल के लोगों ने एकजुटता के लिए एक दूसरे को राखी बांधे, एकता, ताकि बंगाल के लोग उस विभाजन को विरोध कर सके। इसी तरह की चीजें हमें बिहार में भी देखने को मिलता है और बिहार में जिस व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया उसका नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी और वो एक प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने इस चीज की शुरुआत किया था कहाँ से? दरभंगा से। तो उसके बाद बिहार के भी अलग अलग हिस्से में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध करके बंगाल विभाजन का विरोध किया, प्रतिकार किया। और इसके बाद क्या हुआ कि बिहार में बंगाल विभाजन के लिए एक संगठन बनाया गया, जिस संगठन का नाम क्या था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किया गया। कब? 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया। कब? 1906 ईस्वी में, ताकि बंगाल विभाजन का क्या किया जा सके? विरोध किया जा सके। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन बहुत तीव्र तरीके से चलना शुरू हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ। हालांकि जब हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझ रहे थे तो वहां पे हमने सारी चीजों को समझा था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास के रूप में बंगाल विभाजन को देखा जाता है और बंगाल विभाजन के बाद किस तरह से अंग्रेजों ने मुस्लिम नेताओं के सहयोग से एक नया संगठन बनाया जिसको कहते हैं मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और किस तरह से उन्होंने कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करके भारत पर किस तरह से शासन किया जाए। ये जो बंगाल विभाजन है, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया गया 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1912 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन था उस विभाजन को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसके बाद ये हुआ कि बंगाल को एक अलग प्रांत बनाया गया और जो असम है और जो उड़ीसा है, जो बिहार है, इन दोनों को मिलाकर के एक अलग प्रांत बना दिया गया। हम देखेंगे कि बिहार किस तरह से बंगाल से अलग हुआ। जब हम उन चीजों को समझेंगे तो सारी चीजों को क्रमवार रूप से वहां हम समझ लेंगे। तो इस तरह से बंगाल विभाजन और बिहार का संबंध हमने समझा। इसके बाद कुछ और भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं को अगर देखें तो एक घटना मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, हम उसके विषय में समझते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, आइए अब हम इन चीजों को समझते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना है, ये घटना हुआ था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ये घटना कब हुआ था?
30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ये घटना हुआ था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। और इस घटना के पीछे की बात करें तो स्थान आपको पता ही है कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर में। देखिए इस घटना के पीछे की कारण क्या है। मुजफ्फरपुर के जिला जज थे किंग्सफोर्ड, जिला जज किंग्सफोर्ड। देखिए बंगाल विभाजन के बाद हुआ क्या कि युवाओं ने एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कर दिया। और इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारतीय लोगों को दंडित करते थे या फिर भारतीय लोगों के अधिकारों का हनन करते थे, उनको हत्या करने का प्रयास किया जाता था या उनका हत्या भी कर दिया गया कई बार। इसी तरह से मुजफ्फरपुर के जिला जज थे किंग्सफोर्ड, और किंग्सफोर्ड एक चीज के लिए कुख्यात थे कि वो युवाओं को उनके छोटे छोटे गलतियों के लिए भी बहुत ज्यादा सजा देते थे, उसको दंडित करते थे। इसकी वजह से युवाओं में गुस्सा की भावना था और इसी चीज के लिए ये प्लान बनाया गया कि हम किंग्सफोर्ड का हत्या करेंगे। इसके लिए अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी इन दोनों को अनुशीलन समिति के दोनों सदस्य थे और दोनों को ये जिम्मेदारी दिया गया कि जाओ किंग्सफोर्ड के ऊपर बम मार के आओ। और इन दोनों ने कई दिनों तक रेकी किया और इन्होंने देखा कि किंग्सफोर्ड एक निश्चित समय में अपने गाड़ी से जाते हैं, तो इन्होंने कोशिश किया कि ठीक उसके गाड़ी पर बम मारा जाए। पर उस दिन हुआ क्या कि किंग्सफोर्ड के गाड़ी के बजाय इन लोगों ने क्या किया कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे कैनेडी और इस कैनेडी की गाड़ी में 2 महिलाएं थी, इनकी एक पत्नी और इनकी बेटी। होता क्या है कि गलती से ये दोनों व्यक्ति इसी की गाड़ी पर बम मार देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि किंग्सफोर्ड तो बच जाते हैं पर कैनेडी की पत्नी और उनके बेटी मारे जाते हैं। इस घटना के बाद क्या होता है कि ये मर जाते हैं और ये बच जाते हैं। कौन? जिला जज किंग्सफोर्ड, जबकि मारने गए थे ये लोग किंग्सफोर्ड को, पर गलती से कैनेडी की गाड़ी पर बम चल जाते हैं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को कुछ दिन के बाद क्या कर दिया जाता है कि फांसी दे दिया जाता है। इसको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्या किया जाता है कि फांसी दे दिया गया। और जिस समय इनको फांसी दिया गया उस समय इनका उम्र महज 18 वर्ष था। 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। तो जो क्रांतिकारी घटना है वो भी हमें बिहार में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे छोटे मोटे घटनाएं बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। एक चीज अब हम समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर के 2 अलग अलग भागों में बंट गए। एक का नेतृत्व कर रहे थे ऐसे लोग जो ब्रिटिश सुधार के प्रति पक्षधर थे। दूसरे तरफ ऐसे लोग थे जिसका मानना था कि ब्रिटिश शासन से अगर हमें आजादी प्राप्त करना है तो हमें अपने आंदोलन तीव्र करना चाहिए। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कांग्रेस लगभग कमजोर पड़ना शुरू हो गया। पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नए संगठन उभर करके सामने आया और एक नए तरह के आंदोलन हमें देखने को मिला।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है होम रूल आंदोलन और बिहार होम रूल आंदोलन। देखिए, होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है। एक तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिसने अपना सेंटर बनाया था पूना को, और दूसरे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, जिसने अपना सेंटर बनाया था किसको, मद्रास को। अब सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि होम रूल था क्या। होम रूल मतलब स्वशासन, और इस स्वशासन का मतलब होता है कि हम अपने आप को केंद्रीय सत्ता के अधीन रहने देंगे, प्रशासन की सारी जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इसका मतलब कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहेगा, पर शासन की जिम्मेदारी भारतीय लोगों के पास होना चाहिए, भारत के लोगों को मिलना चाहिए। और ये आंदोलन हमें देखने को मिलता है खास करके 1916 ईस्वी के आसपास। 1916 ईस्वी में ये दोनों आंदोलन शुरू हुआ था, और ये दो व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्रिय थे। होम रूल आंदोलन के दौरान बिहार में भी होम रूल आंदोलन का एक शाखा खुला था, और बिहार में बात करें तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, मौलाना मजहरुल हक, ये मजहरुल हक वो व्यक्ति हैं, जब हम गांधी भारत आते हैं और स्वदेशी आंदोलन नहीं, जो असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, उस दौरान इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मौलाना मजहरुल हक के अध्यक्षता में होम रूल शाखा बिहार में खोला गया था, और होम रूल लीग का एक शाखा खोला गया। इसका होम रूल लीग का शाखा खोला गया नहीं तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग का एक शाखा खोला गया। किसकी अध्यक्षता में, तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में। तो ये कहानी था 1885 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी के बीच किस तरह से आज़ादी के आंदोलन चलता है, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान रहा। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन के समय दो अलग अलग विचारधारा में बट गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव कम होना शुरू हुआ, तो किस तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, और बिहार में किस तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन हमें देखने को मिलता है। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, तो एक नए तरह के संगठन बनते हैं जिसका नाम होता है होम रूल लीग। और होम रूल लीग के समय बिहार में क्या होता है, इन चीजों को हमने समझा। आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि जब गांधी भारत आते हैं, और गांधी भारत आने के बाद किस तरह से चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं, और उनके बाद गांधी जी के नेतृत्व में भारत में क्या क्या हो रहा था, और बिहार में क्या सब हो रहा था उस दौरान। इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।